हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और हम लोग इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज़ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बैंकिंग सिस्टम के क्वेश्चंस को देख रहे हैं पिछले 2 वीडियो से। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था, आज हम 31 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कि रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नहीं हैं और अगर वो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं आपका जमा प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वाणिज्यिक प्रमाण पत्र, प्रोमिसरी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, तो देखिए जो यूँ समझिए कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उसमें अगर वे भारत में निवेश करना चाहते हैं तो वे अपने अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो भारत के शेयर मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर भी नहीं करना चाहते और ना ही वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पी नोट्स का एक तरीका होता है, यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो निवेशक है, जो रजिस्टर्ड निवेशक है, वो उनसे मनी लेता है और उन्हें पार्टिसिपेटरी नोट्स दे देता है और उस पैसे को निवेश कर देता है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स उन निवेशकों के लिए किया गया प्रोविज़न है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भारत में। ठीक है, तो यह एक तरीका है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो डी है, आप इसमें डी लगाएं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ऑप्शन दिया है बैंक बोर्ड ब्यूरो, RBI, वित्त मंत्रालय या संबंधित बैंक का प्रबंधन। ठीक है, तो देखिए जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, इस संबंध में प्रश्न हम लोग एक पहले भी पढ़ चुके हैं जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसका गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि यह स्पेशलाइज तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर के बड़ी पद हैं उन पदों पे नियुक्ति के संदर्भ में सरकार को रिकमेंड करेगा। तो इसमें बिना किसी डाउट के आप उत्तर लगा सकते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो को, क्योंकि ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला, भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा उपाय है जो भारत सरकार या RBI नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। ठीक है, अब देखिए अगर आप गैर जरूरी चीजों की वस्तुओं का आयात कम कर देंगे, ठीक है, तो अब आपके यहाँ से डॉलर जो है उसका भुगतान कम होने लगेगा। निर्यात को प्रोत्साहन करेंगे तो हमारे यहाँ डॉलर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रुपए की गिरावट करने के लिए, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आपके पास डॉलर ज़्यादा आ जाएगा। तो एक अच्छा तरीका होगा कि आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होगा तो आपके रुपए की वैल्यू उतनी गिरेगी नहीं। तो पहला तरीका तो अच्छा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग में मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, मसाला बॉन्ड जो होते हैं वो तरीके होते हैं जब हम फॉरेन मार्केट में भारतीय रुपए में अपना जो है बॉन्ड्स वगैरह बेचते हैं और मनी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम भारतीय मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो मसाला बॉन्ड हम जारी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ऋण चुकौती करते समय हमें रुपए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और डॉलर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास रुपए में ट्रांजैक्शन करने का मौका रहेगा। तो निश्चित तौर पर रुपए की गिरावट रोकने में मदद मिल जाएगी। तीसरा, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना।
देखिए, जो फॉरेन से हम लोन ले रहे हैं, वाणिज्यिक उधारी ले रहे हैं, उस उधारी को लेते समय जब भी हम ज़्यादा उधार लेना आसान कर देंगे, ठीक है, जब भी हम उधार लेने को ज़्यादा आसान कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो उससे ये होगा कि अधिक ऋण आपको विदेशी मुद्रा में मिलेगा और आपके रुपए पर दबाव बढ़ेगा, है ना। तो आपकी मुद्रा अगर पहले से गिर रही है तो वो और ज़्यादा दबावग्रस्त हो जाएगी और गिरने की उसकी वैल्यू की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। चौथा कह रहा है कि प्रसरणशील मुद्रा नीति का अनुसरण करना। प्रसरणशील मुद्रा नीति का मतलब ऐसी मुद्रास्फीति की मुद्रा नीति को फॉलो करना जहां पर सप्लाई ऑफ मनी यानी कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर धन रुपए की वैल्यू पहले से ही डाउन है और सप्लाई आप बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पर उसकी वैल्यू और डाउन होने की संभावना होगी। तो जैसा कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपको गिरावट रोकने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाना है, तो ये कदम आपको नहीं उठाना है कि आपको अपनी मुद्रा को और चीप कर देना हो, तो डी इसका सही ऑप्शन होगा। ए, बी और सी सही ऑप्शन नहीं होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निवेश जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं यानी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। दूसरा, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। तीसरा, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समेकित प्रणाली लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न वास्तव में आरबीआई के द्वारा जो जारी की जाती है भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में जो निर्देश दिया गया है उसके संबंध में है, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह सुनिश्चित, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स होंगे वो लोग अपना डेटा जो है उस अपने डेटा को इंडिया में ही स्टोर करेंगे, ठीक है, और उसे इंडिया के अंदर से ही संचालित भी करेंगे। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। नहीं, ये है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उन्हें ये नहीं करना है, ये इंश्योर करना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि वे उसके डेटा का भंडारण और संचारण करें। तो ये स्पष्ट कहा गया। और अगला, एक कैलेंडर वर्ष में की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक की समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नहीं, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास करने के लिए नहीं कहा गया है। वास्तव में ये कहा गया है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होगी और ऑडिट के लिए एक पैनलबद्ध ऑडिटर सिस्टम होगा, एक पैनल बनाया जाएगा, उससे इन्हें ऑडिट कराना होगा। तो एक पैनल होगा ऑडिटर्स का, उसके द्वारा ऑडिटर होगा, ना कि CAG के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, केवल एक सही है, आप इसमें ए लगाइए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी आया था हम लोग के सामने और कल मैंने आपको बताया था कि कैश रिजर्व के अनुपात में बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ेगा। बैंकिंग आदतों में वृद्धि, यही जवाब था जो हम लोगों ने कल भी लगाया था और कल के क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है, कि अगर लोगों की बैंकिंग आदतें बढ़ेंगी तो लोग जो है मनी को ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, बैंक के पास मनी रिजर्व बढ़ेगा, वो ज़्यादा बैंक को ज़्यादा लोन देने की शुरुआत करेगा जनता को। इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर में इंक्रीज़ होगा, लेकिन बाकी कोई लागू नहीं होंगे और ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर रखा था, इसलिए आज इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि व्यापारी छूट दर, कभी कभी समाचार में आने वाले पद मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सही तरीके से स्पष्ट करता है। पहला, यदि किसी बैंक द्वारा व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए किया जाने वाला प्रोत्साहन है, ठीक है। दूसरा, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने हेतु वित्तीय लेन देन हेतु डेबिट कार्ड का प्रयोग की जाने वाली राशि है, डेबिट कार्ड पर वापस की जाने वाली राशि है, जो होता नहीं कि ऑफर आया और पैसा वापस किया। नेक्स्ट,
यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड भुगतान पे होने वाला लगाया जाने वाला शुल्क है। तीसरा, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया जाने वाला प्रोत्साहन है। देखिए, ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जो जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारी छूट दर, ठीक है, तो ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, वास्तव में इसे हम ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। पॉपुलर तरीके से या किसी अन्य तरीके से हम इसको पढ़ेंगे जब, तो इसको हम ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहेंगे। वास्तव में जब भी कभी भुगतान किया जाता है ग्राहकों द्वारा, तो वे जितने प्रकार के शुल्क देते हैं, वे सब शुल्क एक साथ समाहित करके काट लिया जाता है, और उसी को जिस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से, अगर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के गेटवे का इस्तेमाल किया गया है, तो सारे शुल्क एक ही साथ कट जाएंगे। इसी को हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, और यह कोई भी बैंक लगा सकता है किसी भी व्यापारी पर, सभी व्यापारियों पर, उनके डेबिट कार्ड से यानी ऑनलाइन पेमेंट होने पर जितने भी शुल्क लगाए जाएंगे वो सारे शुल्क इसी में समाहित होंगे। तो इसको हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसका सही जवाब है सी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। तो देखिए, जो एटीएम नेटवर्क है, ठीक है, जो आपके यहाँ का एटीएम नेटवर्क है, वो उसके लिए एक संस्था स्थापित की गई थी, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है, NFS, ठीक है। इस NFS को आगे चल के मर्ज कर दिया गया इंडियन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस लिमिटेड या नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है। तो जितने भी एटीएम नेटवर्क होते हैं, वे जितने भी पेमेंट्स के गेटवे हैं, वो सारे रेगुलेट और मैनेज किए जाते हैं NPCI के द्वारा, ठीक है। तो यह एक भुगतान एवं निपटान प्रणाली को सुपरविजन करने वाला, मैनेज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। आरबीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का भी इससे कोई लेना देना नहीं, और भारतीय बैंक एसोसिएशन इस तरीके के कोई काम करती नहीं है। वो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड बाकी कामों को देखती है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही से वर्णित करता है? न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, जो फीस दे रहे हैं कोर्ट में, वो विधिक फीस है, ना कि लीगल टेंडर मनी है। दूसरा, वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों को निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। ऐसी मुद्रा जो आप अपने ऋणों के भुगतान करते समय देते हैं, उस मुद्रा को लेने के लिए अगर कोई बाध्य है, तो ऐसी मुद्रा को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। नेक्स्ट, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, बैंक मनी है, इसको लीगल टेंडर मनी के तौर पर नहीं देखा जाता है, ठीक है। और किसी भी देश में चलन धातु मुद्रा, ठीक है, जो चलन धातु मुद्रा है वो निश्चित तौर पर देश की मुद्रा होती है, लेकिन जो सही परिभाषा है वैध मुद्रा की इन 4 ऑप्शंस में से वो ये है कि आपको अगर इस मुद्रा में पेमेंट किया जाता है तो आप पेमेंट लेने से इनकार नहीं कर सकते, आपको ये पेमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नंबर 1, यह RBI की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है और प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है, ठीक है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, MPC जो है, इसका गठन जो किया गया था 2016 में किया गया था, ठीक है। और वास्तव में यह गठन इसलिए किया गया था कि यह समिति सरकार और RBI के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से देश की जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए जो तरीके और लक्ष्य होंगे उसका निर्धारण करेगी, ठीक है। तो वास्तव में क्या हुआ था कि इसका काम ही जो ब्याज दरों का निर्धारण है ये कैसे करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह एक 12 सदस्यीय निकाय है। नहीं, यह एक 6 सदस्यीय निकाय है,
जिसमें से 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं और 3 जो हैं वो आरबीआई से होते हैं। ठीक है, और ये जो आरबीआई से होते हैं इनमें से एक गवर्नर होता है आरबीआई का, एक डेप्यूटी गवर्नर होता है और एक आरबीआई का कोई ऑफिसर होता है। ठीक है, ये 6 सदस्यीय समिति होती है, 3 साल के लिए इनका गठन किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके पास एक एक वोट होता है और डिसीजन, मान लीजिए कि अगर 3-3 के उससे बराबर हो गया तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का एडिशनल अधिकार होता है। इस तरीके से ये काम करती है। तो ये 12 सदस्यीय निकाय नहीं है और इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है, न कि वित्त मंत्री। तो इसमें इस वाले स्टेटमेंट में केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है लघु वित्त बैंकों के बारे में। ठीक है, तो देखिए लघु वित्त बैंकों की स्थापना के संबंध में अगस्त में 1996 में प्रावधान किया गया था और ये आरबीआई के द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए कहा गया था कि वो इस तरीके से निर्धारित करके स्थापित करें। इन्हीं से लघु वित्त बैंकों की स्थापना होती है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि ये लघु व्यावसायिक इकाइयों को ऋण देती है, बिल्कुल सही बात है। छोटे लेवल की जो व्यावसायिक इकाइयां हैं उनको ऋण देने का काम इन्हें करना होता है। दूसरा, लघु और सीमांत किसानों को वोट देती है, तो अपने क्षेत्र में जितने भी लघु और सीमांत किसान हैं उनको भी वोट देती है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ऐसा कोई काम स्पष्ट तौर पर इसके मैंडेट में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। तो इसमें जो है केवल ए सही होगा, जिसमें 1 और 2 सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहीं भी स्पष्टतः लिखा नहीं गया है, तो अस्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? यानी कि हम यूनिफाइड पेमेंट गेटवे अगर शुरू कर देते हैं, इंटरफेस शुरू कर देते हैं, तो इन 4 में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बनती है? ठीक है, तो अगर आप देखें तो ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं रह जाएगा। लगभग 2 दशकों में पूरी भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। एफडीआई के अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। निर्धन व्यक्तियों के उपदानों सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है, ये बेसिकली एक एकल मंच है जो कि बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छत के नीचे या एक छतरी के नीचे लेकर के आता है। पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए आप यूपीआई आईडी और पिन से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर यूपीआई को हम यूज़ कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर इससे सब्सिडी के अंतरण का कोई सीधा संबंध नहीं है, एफडीआई से कोई सीधा संबंध नहीं है और ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता कि अगले 2 दशक में यानी कि अगले 20 साल में ये फिजिकल करेंसी की जगह पर केवल डिजिटल मुद्रा ही चलेगी। फिजिकल करेंसी भी चलती ही रहेगी। और चौथा ऑप्शन जो है ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं रहेगा, तो ये सही बात है। आप केवल यूपीआई आईडी और पिन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अब आपको हर चीज़ के लिए डिजिटल वॉलेट रखने की ज़रूरत, हर बैंक का अलग से डिजिटल वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए लगाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति S4A को सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक परियोजनाओं की पारिस्थितिक कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपबंध है। ठीक है,
देखिए जो S4A है, जो स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एंड स्टैंडर्ड असेट्स, S4A का जो कॉन्सेप्ट लाया गया आरबीआई के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें क्या किया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं, जो ऐसे बड़े कॉरपोरेशंस हैं जो वास्तव में लोन ना चुका पाने की रियल समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी कि दबाव युक्त परिस्थितियों से वास्तविक रूप से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक स्कीम लाई कि ये जो बड़ी कॉरपोरेट इकाइयां हैं, इनकी वित्तीय स्थिति को पुनर्संरचना के अंतर्गत लाया जाए, इनके भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके के इनके निवेश और पोर्टफोलियो को देखा जाए, और इनकी जो उधार को वापस करने की क्षमताओं है उसमें विस्तार के उपाय किए जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके एसेट को रीअरेंज करके और पुनः से इनको लोन का वापसी करने लायक बनाने के लिए ये एक तरीके की स्कीम है जिसमें सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो वास्तविक, ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, और वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए आरबीआई ऐसी स्कीम लेकर के आया है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। एनपीसीआई के एक कार्ड भुगतान स्कीम प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो देखिए जो एनपीसीआई है वो क्या करता है कि उसके थ्रू अलग अलग जितने पेमेंट गेटवे हैं उनको इंटरलिंक किया जाता है, और ये प्रमोट करता है कि लोग आसानी से पेमेंट्स को कर सकें ऑनलाइन माध्यम का भी प्रयोग करके, ठीक है। तो अब ये भुगतान और निपटारा प्रणाली क्या करती है, ये सभी लोगों को शामिल करती है बैंकिंग सिस्टम में, और लोग प्रमोट होते हैं बैंकिंग सिस्टम का लाभ उठाने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि यह वित्तीय समावेशन में संवर्धक की भूमिका निभाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड लेके आया है, ठीक है, जो कि एक कार्ड भुगतान स्कीम प्रारंभ कर दी है इन्होंने। तो रुपे कार्ड इंटरनेशनल कार्ड्स की तरह, जैसे डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड की तरह ही एक रुपे कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि सारे जो पेमेंट इंटरफेस हैं, जो कि ऑनलाइन पेमेंट हैं, जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, सब में रुपे कार्ड का प्रयोग किया जाने लगा है। तो दूसरा स्टेटमेंट, और ये एनपीसीआई ने जारी किया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है, जो ये कहता है कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पेमेंट बैंक्स यानी कि भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं, ठीक है। दूसरा, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पहली चीज ये है कि पूछा जा रहा है कि कौन से कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि जो पेमेंट बैंक्स हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी जो बड़े मोबाइल कंपनियां हैं या सुपर बाज़ार, बिग बाज़ार चेन्स हैं, है ना, उन लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वे अपना जो है भुगतान बैंक ओपन कर सकते हैं, जिसमें वे जमाएं स्वीकार कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जितने भी ये भुगतान बैंक हैं, ये ना तो क्रेडिट कार्ड, ना चेक, ना ड्राफ्ट ऐसी चीज़ों को जारी नहीं कर सकते। ये जमाएं स्वीकार कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, ऋण देने का कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये ऋण देने का कार्यकलाप तो नहीं कर सकते हैं, बात सच है, क्योंकि ये ना तो क्रेडिट रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकते हैं, ना ही क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। ये केवल जब पेमेंट लेना और देने का काम कर रहे हैं, यही पेमेंट्स बैंक हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि 1 और 3 वो कर सकते हैं, केवल 2 नहीं कर सकते हैं। आई गॉट दैट रॉन्ग। सो आप इसमें लगाएंगे क्या कि केवल 1 और 3 है जो नहीं कर सकते हैं, 2
सॉरी 1 और 3 कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन तो किया, लेकिन थोड़ा सा कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं, मैं कन्फ्यूज़न हुआ। ठीक है, तो आप इसमें बी लगाइए, क्योंकि केवल 2 है जो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पद इसका सही वर्णन करता है या करते हैं? कोर बैंकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे सारी बैंक की सारी ब्रांच को एक हेड ऑफिस से जोड़ दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन सिस्टम पर बेस्ड होता है, और सारी बैंक के ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़ एक साथ ऑपरेट होते हैं उसी कोर सेंटर से। ठीक है, तो यह बैंक की शाखाओं का एक तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपने किसी भी जगह पर खाता खोला हुआ है, लेकिन वो आपका बैंक कोर बैंकिंग सुविधा से लैस है, तो आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे, पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे, तो वो सारा डेटा अपडेटेड होगा, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ये सही है। दूसरा, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का बढ़ाने का एक प्रयास है, आरबीआई का प्रभाव बढ़ाने का एक प्रयास है। नहीं, इसका आरबीआई से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यह बैंक का अपना सिस्टम है जो बैंक खुद अपने लेवल से मेंटेन कर रहा है। तो इसको अगर हम ये कहें कि ये कंप्यूटराइजेशन करके आरबीआई का इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा ये कह रहा है कि यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक परिसंपत्ति वाले बैंकों का अधिग्रहण दूसरे बैंकों द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं किसी बैंक की, उसको उठा करके बैंक अधिग्रहित कर लेता है। तो इसका एनपीए से कोई लेना देना नहीं। ये मैंने बताया ना, ये केवल और केवल जो ब्रांचेस हैं उनको इंटरलिंक करके एक सेंटर से चलाना है, ऑपरेट करना है। ठीक है, तो जिससे क्या है कि जो ब्रांच होता है, पहले क्या होता था कि आपकी ब्रांच एक शहर में एक ब्रांच में है, आपको दूसरी ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन करेंगे तो बहुत समस्या होगी। अभी जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में लगभग सारी की सारी बैंक्स आ गई हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में जमा करिए, किसी भी ब्रांच से निकालिए, कहीं पर भी अपना चेक लगा दीजिए, सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। ठीक है, तो इस वजह ये है उसका बेसिक काम। इन दोनों कामों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो 45 का ए सही है, आप ए लगाइए। ठीक है, ए के सिवा अन्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोगों ने आज के 15 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको प्रश्न समझ आ रहे होंगे और डिस्कशन भी समझ में आ रहा होगा, और आपका जो इशू था कि आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो मैंने इनलार्ज करने की कोशिश कल ही कर ली थी, पिछले वीडियो में ही कर ली थी। तो अब आप अपने क्वेश्चंस को लगाते रहिए। जो भी आपके डाउट्स या डिस्कशंस हैं या कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।